खरीद जाता है जब सामान तो, लेकिन उसका क्या होता है, फायदा तो सबको ही मिलता है ना, सिंपल बात है। जाइयो स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास जो है इमरजेंसी पढ़ रहे थे प्रेसिडेंट का, और जहां पे हम लोग नेशनल इमरजेंसी का बात किए थे। अब हम लोग बात करते हैं और भी कितने तरीके का इमरजेंसी है। इमरजेंसी पावर। देखो हमारे देश में राष्ट्रपति को 3 तरीके का पावर दिया गया है। यानी इमरजेंसी के दौरान जो है हमारे देश के राष्ट्रपति जो है 3 तरीके से जो है उनके पास 3 स्पेशल पावर है, जिसके तहत वो क्या कर सकते हैं। जब कभी भी हमारे देश में कभी ऐसा सिचुएशन आए, जिस सिचुएशन में क्या होता है कि देश को चलाना और मतलब गवर्नेंस और सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उस टाइम पे जो है हमारी देश के राष्ट्रपति के पास जो है 3 तरीके का जो है पावर होता है, जिसमें से एक पावर को कहा जाता है नेशनल इमरजेंसी, है ना। नेशनल इमरजेंसी 3 तरीके का जो है इमरजेंसी होता है। नेशनल इमरजेंसी जिसके बारे में आर्टिकल 352 में जो है मेंशन किया गया है, जिसके बारे में हम पढ़ा दिए थे। उसके अलावा और भी 2 इमरजेंसी होता है, एक को कहा जाता है स्टेट इमरजेंसी, है ना, इस ये है आर्टिकल 356 में। वहीं पे बात किया जाता है एक और इमरजेंसी है फाइनेंस इमरजेंसी, फिनेंशियल इमरजेंसी, ये जो है आर्टिकल 360 में। ये 3 तरीके का जो है हमारे देश के संविधान में इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। और तीनों 3 अलग अलग तरीके का सिचुएशन जब हमारे देश में क्या होगा, पैदा होगा, तो उस टाइम पे देश के राष्ट्रपति के पास जो है ये 3 इमरजेंसी पावर होता है, जिसको इम्पोज कर सकते हैं उस कंडीशन में जब ऐसा कंडीशन हमारे देश में आएगा। अब समझते हैं कि वो कौन सा कंडीशन रहेगा, तो स्टेट इमरजेंसी को इंपोज किया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी बड़े अच्छे से समझ में आ गया कि जब हमारे देश में क्या होता है, कोई फॉरेन अटैक होता है, यानी फॉरेन इन्वेजन होता है, यानी सम सिंपल भाषा में वॉर। जब हमारे देश के ऊपर कोई फॉरेन कंट्री अटैक करता है, वॉर करता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए और अपने देश को उस टाइम पे जो है लोगों को महफूज रखने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, पूरे देश में जो है नेशनल इमरजेंसी घोषित कर देता है। और उस दौरान क्या होता है, सारे स्टेट के गवर्नमेंट जो है सस्पेंड हो जाते हैं, और पूरा पूरा गवर्नमेंट यानी जो भारत सरकार होता है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, उसके पास सारा स्टेट का पावर आ जाता है। और उस दौरान जो है वो स्टेट की हिफाजत के लिए क्या करता है, कदम उठाता है। तो ये एक चीज है, एक वॉर के टाइम पे हो सकता है। और दूसरा यहाँ पे बताया कि जब हमारे देश में क्या होगा, कोई आर्म्ड रिविलियन होगा, यानी हमारे देश में जब कभी आर्म्ड रिविलियन स्टार्ट हो जाएगा, तो उस टाइम पे आर्म्ड रिविलियन मतलब आर्म्स लेकर कर क्या होता है, हमारे देश में एक बहुत बड़े स्केल पे विद्रोह हो जाए, तो उस दौरान जब देश का स्थिति बहुत गंभीर हो जाता है तो नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है ना। जो कि हमारे देश में आज तक एक ही बार नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था, वो भी 25 जून 1975 से लेके 1977, यानी 1975 में लगाया गया था। 2 सालों तक जो है ये इमरजेंसी चला था, और ये फर्स्ट टाइम इमरजेंसी इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। और उस टाइम पे जो है हमारे देश में 2 सालों तक जो है इमरजेंसी रहा। हालांकि ये इमरजेंसी जो है, कोई हमारे देश में ऐसा बात नहीं था कि कोई बाहरी अटैक हुआ था, और हमारे देश में ऐसा भी बात नहीं था कि कोई आर्म्स रिविलियन हुआ था, है ना। बस छोटा मोटा क्या होता था, इंदिरा गांधी के स्टूडेंट प्रोटेस्ट, पीजेंट्स का प्रोटेस्ट, अलग अलग लोगों का अलग अलग ऑपोजिशन का जो है सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा था। इन तमाम चीजों से घबराकर इंदिरा गांधी जो है अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए क्या करती है, पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा देती है, और अपने सारे ऑपोजिशनों को परास्त कर देती है, सारे ऑपोजिशन को अरेस्ट करवा देती है, जो कि एक बहुत ही अनफेयर हुआ। इसीलिए इसको हमारे देश में 25 जून को एक हमारे डेमोक्रेसी के लिए ब्लैक डे बताया गया, क्योंकि ये सबसे काला दिन था हमारे प्रजातंत्र में, जहां पे एक चुना हुआ सरकार तमाम राज्यों का उसको नेशनल इमरजेंसी लगाकर गिरा दिया गया, और उसका सारा पावर एक सरकार के पास आ गया। और वो सरकार एक तरीके से देखा जाए तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑथोटेरियन रूल में बदल जाता है। ऑथोटेरियन रूल का मतलब होता है अब सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्टेट को चलाएगा और अपने अकॉर्डिंग से चलाएगा। अब स्टेट गवर्नमेंट के सरकार का और स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। अंडरस्टैंड?
अब बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी। क्या होता है स्टेट इमरजेंसी? स्टेट इमरजेंसी के बारे में हमारे भारत के संविधान आर्टिकल 356 में जो है बताया गया है। स्टेट इमरजेंसी, इससे साफ साफ समझ में आ रहा है, ये एक्चुअली स्टेट में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? स्टेट में लगाया जाता है। यानी हमारे देश में 28 स्टेट है टोटल। उन 28 स्टेट में या किसी भी स्टेट में कभी भी किसी इस तरीके का सिचुएशन पैदा होता है, किस तरीके का सिचुएशन पैदा होगा तो उस स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगा सकता है। अब बात आता है कि सबसे पहले कि स्टेट इमरजेंसी लगाने का कंडीशन क्या है। तो स्टेट इमरजेंसी लगाने का कंडीशन एक दो कंडीशन है। सबसे मेन कंडीशन है कि किसी स्टेट में इमरजेंसी कब लगाया जाता है। किसी स्टेट में इमरजेंसी तब लगाया जाता है जब उस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हो जाता है। when the law and order failed in a state, यानी when the state, जब स्टेट पूरी तरीके से क्या होता है, कानून और कानून के नीतियों को मानकर चलने में क्या होता है, असमर्थ होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस स्टेट में जो है स्टेट इमरजेंसी लागू कर दी जाती है। सिंपल भाषा में ये कहें कि अगर किसी स्टेट में क्या होता है कि वहां पे कानून के हिसाब से और संविधान के हिसाब से वहां पे सारा अफेयर नहीं हो रहा है ना, तो उस स्टेट में क्या किया जा सकता है, इमरजेंसी लगाया जा सकता है, जिस इमरजेंसी को कहते हैं स्टेट इमरजेंसी। हालांकि इस इमरजेंसी को, स्टेट इमरजेंसी को एक और नाम से जाना जाता है, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी। क्या कहा जाता है इसको? कहा जाता है प्रेसिडेंशियल रूल या प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी। कई बार देखोगे कि वेस्ट बंगाल में जब कभी क्या होता है, कोई दंगा होता है या कोई बड़ा चीज होता है, तो हर जगह सोशल मीडिया पे एक ही चीज छाया रहता है कि प्रेसिडेंट रूल लगा दो, राष्ट्रपति शासन लगा दो, तब ये तमाम चीजें क्या हो जाएगी, कंट्रोल्ड हो जाएगी। तो यानी जब जब क्या होता है कि हमारे देश में किसी भी स्टेट में जब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हो जाता है, जब बहुत बड़े स्तर पर कोई कम्युनल राइट हो जाता है, एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फेल टू प्रोटेक्ट एंड इंश्योर द पीस, है ना, जब लंबे दिन तक क्या होता है कि कोई दंगा चल जाता है और इस दंगे में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, जो रेगुलर लाइफ है पूरी तरीके से ठप हो जाता है, उस दौरान जब पुलिस और तमाम लोग स्टेट के जितने भी ऑफिसर से जब इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जब स्टेट के कंट्रोल से बाहर हो जाता है कोई चीज, तो उस सिचुएशन में लगाया जाता है स्टेट इमरजेंसी, है ना, जो कई बार वेस्ट बंगाल में देखा गया। मुर्शिदाबाद घटना हुआ तो कहा गया कि नेशनल इमरजेंसी लगा दो। तो नेशनल इमरजेंसी लगाने का मेन ऑब्जेक्टिव और मेन प्रिंसिपल क्या है, कब कोई गवर्नमेंट यानी कब प्रेसिडेंट किसी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगाकर वहां के सरकार को क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। तो तब जब क्या होता है, उस स्टेट का स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में फेल हो जाए, किसी सिचुएशन को स्टेबलाइज करने में असफल हो जाए और उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, वायलेंस इतना बढ़ जाए कि आम लोग के जीवन खतरे में चला जाए और बहुत लोग मारे जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, जा रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल हो गया स्टेट में, और स्टेट गवर्नमेंट वहां कुछ नहीं कर पा रहा है, जो कई बार वेस्ट बंगाल में हुआ है, नो डाउट। तो उस टाइम पे स्टेट इमरजेंसी लगाया जा सकता है। अच्छा, लगाया किसके द्वारा, ये तीनों इमरजेंसी लगाया किसके द्वारा जाता है, प्रेसिडेंट। यही कारण है कि इस रूल को प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। स्टेट इमरजेंसी इज आल्सो कॉल्ड प्रेसिडेंट रूल बिकॉज दिस इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड बाय प्रेसिडेंट व्हेन अ स्टेट फेल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस इन द स्टेट। क्लियर? और ये जब तक किसी स्टेट में लगा ही रहता है, जैसे मणिपुर में अभी भी लगा है, मणिपुर में अभी भी लगा है, एथनिक कम्युनल वायलेंस, एथनिक वायलेंस वहां पे अभी भी हो रहा है, मारा जा रहा है लोग को, काटा जा रहा है लोग को, इंटरनेट बंद है, बहुत तमाम चीजें होती है। और जब स्टेट इमरजेंसी लगता है किसी स्टेट में, तो क्या क्या होता है, सबसे पहले वहां का जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, जो इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट होता है, वो सस्पेंड कर दिया जाता है, सस्पेंडेड। इलेक्टेड जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो क्या होता है, पूरा अंटायर इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट वाज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द स्टेट इमरजेंसी इम्पोज्ड बाय द प्रेसिडेंट। अब बात आता है कि स्टेट इमरजेंसी
का प्रोसेस कैसे है, कैसे लगाया जाता है? ये तब होता है जब किसी स्टेट में बहुत बड़े लेवल पे कॉम्युनल वायलेंस हो। यानी कॉम्युनल वायलेंस मतलब तो समझते हो तुम लोग, कॉम्युनल राइट, एक सांप्रदायिक दंगा, और एक सांप्रदायिक दंगा हो और वो दंगा बहुत दिनों तक चल जाए, जिसमें बहुत ज्यादा जन धन माल की क्षति हो जाए, लोग मारे जाए, अफरा तफरी का माहौल हो जाए, पूरी तरीके से इनस्टेबल हो जाए, है ना, बहुत सारा प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए। तो उस दौरान पे क्या होता है, जब स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक हो जाता है, बहुत डरावना हो जाता है, भयानक हो जाता है, तो उस टाइम पे उस स्टेट का गवर्नर का काम होता है कि वो गवर्नर ये तमाम जो चीज घटनाएं स्टेट में चल रही है उन चीजों का क्या करे, वो रिपोर्ट बनाए। क्या करे, रिपोर्ट बनाए, और देश के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पास वो रिपोर्ट भेजे, और वो जा भी सकते मिलने और रिपोर्ट को लेकर, और प्रेसिडेंट से ये आस्क करेंगे और इनसे कहेंगे कि आप इस स्टेट में क्या लगा दीजिए, स्टेट इमरजेंसी लगा दीजिए, बिकॉज ये स्टेट गवर्नमेंट इस कम्युनल वायलेंस को रोकने में पूरी तरीके से क्या है, असफल है। स्टेट पुलिस वाज फुल्ली, क्या बोलेंगे, वो फेल टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर एंड सिचुएशन इन द स्टेट। तो उस दौरान पे अब ये प्रेसिडेंट के पास गया। अब प्रेसिडेंट जो है ये तब तक नहीं लगाएगा स्टेट इमरजेंसी जब तक कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, प्यारे प्राइम मिनिस्टर का कॉल ना जाए और प्राइम मिनिस्टर का बात ना हो, और प्राइम मिनिस्टर का मतलब होता है होल कैबिनेट। जब तक कैबिनेट क्या ना करे, अप्रूवल ना दे दे, कैबिनेट बैठक करेगा प्रधानमंत्री का कि सच में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, और अगर कैबिनेट का प्रपोजल जाएगा देश के राष्ट्रपति को कि लगा दीजिए, तो देश का राष्ट्रपति फटाक आएंगे और फटाक देना एक नोटिस जारी करेंगे, इस स्टेट का सारा गवर्नमेंट, सारा स्टेट गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, एमएलए सब सस्पेंड, एंड द होल स्टेट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, सिंपल बात है। और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के पीछे कौन है, प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आगे नहीं आता है, लेकिन प्रेसिडेंट के पीछे सब कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। यानी अब यहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल हो जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या है, स्टेट इमरजेंसी का प्रेसिडेंट रूल। तो ये तो एक चीज हो गया प्रेसिडेंट रूल। तो जब प्रेसिडेंट रूल स्टेट में लगा रहेगा उस समय क्या करेगा, जो गवर्नर है वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड हो जाता है। यानी वो जब तक प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में लगा हुआ है तब तक गवर्नर क्या है, वहां का हेड है। जब इमरजेंसी नहीं लगा रहता है तो कौन हेड होता है स्टेट का, चीफ मिनिस्टर। लेकिन इमरजेंसी लगने के बाद तो चीफ मिनिस्टर सस्पेंड, और सारा स्टेट किसके कंट्रोल में चला गया, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी कौन है स्टेट में, गवर्नर। तो गवर्नर एक्ट एज द प्रेसिडेंट इन स्टेट, है ना। गवर्नर राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगता है अपने राज्य में, समझो। तो वो गवर्नर जो है राज्य का राष्ट्रपति बन जाता है उस टाइम पे, और पूरा सारा एडमिनिस्ट्रेशन, हर चीज किसके इशारे पे काम करने लगता है, गवर्नर। और गवर्नर मतलब ऊपर से आ रहा ऑर्डर, कौन, प्रेसिडेंट। ये पूरा का पूरा जो है स्टेट इमरजेंसी का खाका है। तो जब तक लगता रहता है, पश्चिम बंगाल में भी कई बार लगा है, पश्चिम बंगाल में भी कई बार लगा है, बहुत सारे स्टेट में भी लगा है। ये तमाम तब चीज होती है जब पॉलिटिकली इनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है सरकार बनाने में और सरकार को ये करने में बहुत झमेला होता है। उस टाइम पे किसी को वोट नहीं मिलता है, उस टाइम पे किसी एक पार्टी को क्लियर कट वोट नहीं मिला, तो उस सिचुएशन में जब क्या होता है, स्टेट पॉलिटिकली इनस्टेबल होता है, और जब स्टेट में वायलेंस आ जाता है और उसको स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, उस टाइम पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे, देश का राष्ट्रपति अगर चाहे, और देश का राष्ट्रपति का चाहने से कुछ नहीं होता है, जिसके प्राइम मिनिस्टर को चाहना होगा। देश का प्राइम मिनिस्टर अगर एग्री करता है कि लगा दीजिए, तब तो एकदम डंका के चोट पे लगाया जाएगा, जो बात देख लेंगे। फिर हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट एक वर्डिक्ट दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट इमरजेंसी को मिसयूज नहीं करेगा। तुम्हारे पास पावर है, आप राष्ट्रपति को बोल के किसी स्टेट का क्या कर सकते हो, चुना हुआ सरकार भंग करवा सकते हो। अरे भैया, अगर किसी स्टेट में अगर स्टेट इमरजेंसी लग गया तो वहां का जो चीफ मिनिस्टर है, जो तो वहां के लोग चुने थे ना, वहां का जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जो वहां का मंत्री हो, तो लोग चुने थे ना,
तो स्टेट को भी तो क्या है, अपना एक पावर है ना, फेडरल सिस्टम है ना हमारा देश, जहां पे स्टेट को भी उतना ही पावर दिया जाता है जितना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। बट तुम्हारा पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि तुम इमरजेंसी लगा सकते हो, तो तुम बिना मतलब में और अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट साधने के लिए, अपना खुन्नस निकालने के लिए उस सरकार से आप क्या नहीं कर सकते हो, उस स्टेट में इमरजेंसी नहीं लगा सकते। और यही बात था जिसका वेस्ट बंगाल में तमाम घटनाएं घटित हुई, लेकिन देश का प्राइम मिनिस्टर, देश का राष्ट्रपति इमरजेंसी नहीं लगाया। बात तो चल रहा था। हमारे पुराने जो प्रेसिडेंट थे, गवर्नर थे वेस्ट बंगाल का, जगदीप धनखड़, हालांकि बाद में वो बन गए वाइस प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट से खुद ही रिजाइन दे दिए, बोले क्या, हेल्थ इश्यूज। हालांकि ऐसा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर से पता नहीं होगा। तो पहले यहां पे गवर्नर थे, तो गवर्नर थे तो रिपोर्ट लेके गए थे, होम मिनिस्टर से मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिले, फिर देश के राष्ट्रपति से मिले और बोले वेस्ट बंगाल में सिचुएशन बहुत खराब है, क्योंकि उनकी गाड़ी पे ढेला चल गया था, गाड़ी कांच, गवर्नर का गाड़ी सेफ नहीं था। यू कैन थिंक, अगर एक स्टेट का गवर्नर जो कि एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, स्टेट में गवर्नर का मतलब होता है वो स्टेट का राष्ट्रपति है, वो सबसे ऊंचा पद होता है स्टेट गवर्नमेंट में, सबसे ऊंचा पद गवर्नर, अगर वही सेफ नहीं है तो यहाँ की जनता का तो छोड़े दो। तो पॉलिटिकल बात था, तो गए, बट देश के प्रधानमंत्री नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए, उसका एक कारण है, क्योंकि जो गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में था, अब तो है नहीं, बट उस समय जो है था, वो टीएमसी गवर्नमेंट 2/3 मेजोरिटी जीत कर आया था 2021 में। बंगाल की जनता, आधा से ज्यादा जनता टीएमसी और ममता बनर्जी पे भरोसा दिखाए थे। तो वैसा गवर्नमेंट को अगर ये थोड़ा सा हो जाने से अगर हम गिरा दे तो उल्टा फंस जाएगा बीजेपी। क्या तब तो ममता बनर्जी के पास ऑप्शन मिल जाएगा, अरे तुम मेरे को इलेक्शन में हरा नहीं सकते हो तो तुम अपना पावर का मिसयूज करते हो, ऐसे बोलते रहते बिजी प्राइम मिनिस्टर, मन की प्राइम मिनिस्टर, अंडरस्टैंड। तो इसमें भी पॉलिटिक्स ढेर सारा है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अलग जगह पे है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का इस्तेमाल पॉलिटिकल इंटरेस्ट साधने के लिए किया जाता है। नथिंग इज फेयर इन दिस कंट्री। स्वार्थ है, मौका मिल गया चौका मार दो, बट उस चौका पे तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए, तुम्हारा फायदा होना चाहिए। उल्टा तुम्हारा अगर लॉस हो गया तो ना लगाना ही ठीक था। तो बीजेपी यहाँ पे जाना, बीजेपी बुद्धिमान है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आया। तो स्टेट इमरजेंसी में क्या क्या कांड होता है समझ में आया, और जब लगता है फिर लगाता कौन है, तमाम चीज कैसे लगता है ये भी समझ में आया। तो ये हमेशा ही रहता है, ये दिन बादल बरसात की तरह है, स्टेट इमरजेंसी जब तब कहीं ना कहीं लगा दी जाती है, जैसे कि मणिपुर में बहुत दिनों से लगी हुई है। उधर 2-3 साल 4 साल पहले उद्धव ठाकरे का जब सरकार था और जब गिर रहा था, बन रहा था, मेजोरिटी नहीं मिल रहा था, तो उधर भी इमरजेंसी लगा दी गई है। वेस्ट बंगाल में भी 1969 के टाइम पे इमरजेंसी लगा दी गई थी, बिहार में भी इमरजेंसी लगी थी, पंजाब में भी लगी थी, तो यानी ये लगता ही रहता है। चलो आगे, कोई नया बात नहीं है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, अब बात करते हैं तीसरा इमरजेंसी जो हमारे देश के राष्ट्रपति के पास है। अच्छा, बट सारा इमरजेंसी को डिक्लेयर कौन करेगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा अलग बात है, प्रधानमंत्री अगर बोल देंगे कि ठीक है आप दे दो तो कर देंगे, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में अब प्रधानमंत्री कॉल करके बोलेंगे कि लगा दो तो वो नहीं है, इसमें चेंज हो गया है, अमेंडमेंट लाके चेंज कर दिया गया। बोला गया अगर नेशनल इमरजेंसी लगाना है तो देश के कैबिनेट को लिखित लेटर भेजना पड़ेगा, किसको? प्रेसिडेंट को, और तब जाकर क्या करेंगे प्रेसिडेंट? उस लिखित ऑर्डर पे नेशनल इमरजेंसी देश में लगाएंगे। और पहले क्या होता था, जब इंदिरा गांधी थी कॉल कर दी थी ज्ञानी जल सिंह को, लगा दीजिए, तो लगा दिए, तो लगा दिए। देश का रियल हेड कौन होता है? उसी दिन पढ़ाए थे ना कंपैरिजन, पीएम सीएम डीएम, यही अलावा कोई पावर नहीं, सब इन्हीं लोग के पास है। सेंट्रल लेवल पे पीएम सबसे बड़ा होता है देश का,
स्टेट में सीएम सबसे बड़ा होता है और डिस्ट्रिक्ट में डीएम सबसे बड़ा होता है, ऐ छाड़ा कोई पोस्ट नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होता है? ये तीसरा इमरजेंसी है। ये तो तीसरा कंडीशन में लगता है। सौभाग्य से हमारे देश में एक बार भी नहीं लगा है, ये अच्छी बात है। तो इसकी संख्या अब तक 0 है, हालांकि इसकी संख्या 1 है और इसकी संख्या अनकाउंटेबल है ना। सॉरी, स्टेट इमरजेंसी की संख्या अनकाउंटेबल है, बहुत बार लगाया गया है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। नाम से समझ में आ रहा है क्या हो सकता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब क्या होता है? जैसे कभी कभी क्या होता है जब देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब क्या होता है? जब हमारे देश के यानी सरकार के पास फॉरेन रिजर्व, सरकार के पास पैसा नहीं होता है, सरकारी कर्मचारी और रोज जो खर्चा है सरकार का, ट्रेन, हाबी जाबी, बस, देश जो चलाता है, ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेज, हेल्थ, देश बहुत सारी चीज है जो सरकार चलाता है, तो सारा तो टैक्स के पैसे से ही मैनेज करता है। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि स्थिति बड़ा खराब हो जाए, सरकार के पास ही पैसा नहीं है देश चलाने के लिए, उस सिचुएशन में सरकार देश को कैसे चलाएगा? खर्चा इतना है लेकिन हमारे पास पैसा इतना है। तो उस सिचुएशन में जब सरकार के पास उतना पैसा नहीं होता है, देश को जितना पैसा जरूरत है चलाने के लिए, रोज देश को जितना चलाने में खर्चा पड़ती है, उतना अगर सरकार के पास पैसा नहीं आता है, किसी कारण से कुछ ऐसा अगर हो जाता है, तो उस सिचुएशन में देश में एक वित्तीय आपातकाल घोषित कर दी जाती है। और वित्तीय आपातकाल में क्या होता है? कोई स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड होता है? नहीं, कुछ इसमें सस्पेंड का कोई बात नहीं। अच्छी बात ये है, इसमें क्या होता है कि पूरे देश में एक वित्तीय आपातकाल, एक इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है। और ये इमरजेंसी क्या कहता है? ये इमरजेंसी कब लागू हो गया समझ में आया? जब देश का फॉरेन रिजर्व मतलब समझती हो? देश के पास डॉलर खत्म हो जाएगा। फॉरेन रिजर्व मतलब फॉरेन करेंसी। तो हर सरकार, हर देश क्या करता है? कुछ डॉलर रखता है ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके, बाहर से सामान खरीद सके, क्योंकि हमारा तो करेंसी चलता है रुपीज, बट दुनिया का कोई भी देश का और करेंसी कोई रुपीज नहीं है। तो हम जब उससे कोई सामान लेंगे और उसको हम रुपीज देंगे, तो उसका तो करेंसी नहीं चलता होगा देश में, तो वो लेगा हमारा से रुपीज? नहीं लेगा। तो एगो ऐसा करेंसी चाहिए जो हमारा पैसा को इसमें कन्वर्ट कर दे और उसका पैसा को भी इसमें कन्वर्ट कर दे, और हम इजीली उससे क्या कर ले? एक्सचेंज कर ले। तो पावरफुल करेंसी चाहिए। पावरफुल करेंसी क्या है? डॉलर। और वो करेंसी ज्यादा होना चाहिए। अब हमारे देश में क्या है? रुपीज चलता है, तो हमारे देश में क्या होता है? एक लिमिटेड मैनर में जो है मार्केट में क्या हो रहा है? कैश ऑफ फ्लो है, लिक्विडिटी है, यानी कुछ पैसा है, कैश बैंक में, एटीएम में, तमाम जगह है, चल रहा है मार्केट इससे, है ना। लेकिन दुनिया में यहां पे इस देश से अगर व्यापार करना चाहते, इसका अपना करेंसी है, हमारा अपना करेंसी है ना, हमारा करेंसी एकरा जगह चलता है ना एकरा करेंसी हमारे देश में चलता है, तो हम व्यापार कैसे करेंगे? तो हमको चाहिए कि ऐसा करेंसी जो इन दोनों को, हमारा इंडियन रुपीज इसमें एक्सचेंज करके इसमें एक्सचेंज हो जाए और इसका भी इसमें एक्सचेंज हो जाए और दोनों को ये मिल जाए। तो हम भी किसी को डॉलर में देते हैं और वो भी हमको क्या देता है? डॉलर में देता है। मतलब पहले वो अपना करेंसी को डॉलर में एक्सचेंज करता है, तो डॉलर होना चाहिए ना। अब हमारा 10 रुपया है, तो हमारा डॉलर में उसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास डॉलर होना चाहिए ना। तो चलो 10 रुपया है, बट डॉलर में 2 कॉइन चाहिए, तो हमारा हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब इसको क्या होगा? हम दे देंगे डॉलर। इसके पास भी क्या है? अपना करेंसी है। इस डॉलर को क्या करेगा? फिर एक्सचेंज कर रहा है किसमें? अपना करेंसी में। फिर ये भी जब हमको देगा तो किसमें देगा? डॉलर में। हम जब डॉलर आएगा तो अपना रुपीज में करेंसी में क्या करेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे, यानी मीडिएटर ये हो गया डॉलर। ये जब देश के पास, किसी देश के पास यही डॉलर बहुत कम बच जाएगा, बहुत कम हो जाएगा।
तो उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, यानी बाहर से क्या होगा, वो व्यापार व्यवसाय नहीं कर सकता। अब व्यापार व्यवसाय नहीं कर सकता है, देश में क्राइसिस। सिंपल बात है। फॉरेन करेंसी समझ गए, फॉरेन रिजर्व। और दूसरा चीज क्या होता है, जब देश में महंगाई बहुत जाए, जब देश में महंगाई बहुत हो गया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमारे देश में क्या है, मान लो महंगाई बहुत है, सब कुछ बहुत है, लेकिन हमारे देश में क्या है, उतना पर्याप्त करेंसी नहीं है, उतना पर्याप्त हमारे समाज में मार्केट में करेंसी नहीं है, पैसा नहीं है, तो किल्लत होगा इंसान को। कैसे होता था जब मोदी जी लगाए थे नोटबंदी, 2000 और 1000 का नोट नहीं चलेगा, तो उस इंसान क्या करता था, बोला 3000 रुपया बस उठाइए सकते हो। अब बताओ 3000 रुपया उठा सकते हो, इंसान कितना दिक्कत होता था, बहुत सारा इंसान नहीं कुछ खरीद पाता था, जिसका शादी विवाह होगा वो 3000 रुपया एक दिन में, तो फिर सोचो एक दिन में 3000 उठाएगा तो, बट उसको जरूरत है ज्यादा उठाने का, ताकि तब सामान खरीद पाएगा। 3000 में क्या मिलेगा, अपना ही पैसा हमको नहीं मिल रहा था, क्यों, उसमें करेंसी सॉर्ट आउट था। तो जब ऐसा हो जाएगा तो ये एक सिचुएशन है, जब करेंसी सॉर्ट आउट हो जाएगा। और जब क्या होगा, सरकार के पास पैसे नहीं है, कर्जा में चला गया, सरकार बहुत कर्ज में चला गया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर दी जाएगी। सिंपल सा मतलब यही है फाइनेंशियल इमरजेंसी का, जब हमारा सरकार के पास देश को चलाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होगा, उस समय सरकार घोषित कर देती है क्या, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और जब फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित होती है, तो चाहे वो सेंट्रल इंप्लॉय हो, चाहे वो स्टेट इंप्लॉय हो, चाहे कोई भी इंप्लॉय हो, सबका पैसा डिडक्ट, सबका पैसा क्या दिया जाता है, काट लिया जाता है। पहले तुम्हारा 60,000 सैलरी मिलता था ना, 30,000 मिलेगा, बोला 30,000 अमर देश में जाएगा, तो मिलेगा कब, बोलता जैया ठीक हो जाएगा वही मिलेगा। अरे भैया अब तक कमाए ना, जब देश का स्थिति ठीक था तो देश तुमको दिया, अभी देश का स्थिति ठीक नहीं है तो तुम देश के लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हो, करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी बोला गया सबका फाइनेंशियल इमरजेंसी में जो है सभी लोगों का क्या होगा, पैसा डिडक्ट होगा, प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे कांस्टेबल तक सबका क्या होगा, डिडक्ट किया जाएगा। ये एक सिचुएशन हुआ फाइनेंशियल इमरजेंसी। और इस सिचुएशन में कोई नहीं कह सकता तुम्हारा पैसा क्या कम दे रहा, बहुत मार मारेगा, पैसा कम क्या है, तेरा देश यहाँ पे खतरे में है, तुम्हारा पैसा कर लगा पड़ा हुआ, देश बचेगा तब ना तुम रहोगे, है ना, तुम, अरे देश रहेगा तब ना तुम रहोगे, तब ना तुम काम करोगे। पता चला कल देश ही बंद हो गया, लॉकडाउन, फाइनेंशियल लॉकडाउन, ये तो चलो तुम्हारा निकलने पे पाबंदी था, ये तो फाइनेंशियल लॉकडाउन हो गया, तब क्या करोगे, तो दिक्कत ही भी है। देश के साथ कभी कभी हम लोग को देश के लिए भी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, हमारा लिए देश इतना सेक्रीफाइस करता है तो हमें भी देश के लिए कभी कभी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी, क्लियर। तो अभी तक हमारे देश में फिलहाल नहीं हुआ, 1990 के टाइम पे लगने वाला था, 14 दिन का पैसा हमारे पास बचा था, लेकिन वो हमारे खतरनाक इंसान, फेमस इकोनॉमिस्ट, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर हमारे थे, बहुत गजब के, उस टाइम पे हमारा और कोई फाइनेंस मिनिस्टर रहता ना, देश को डुबा देता, ये तो लगना ही था, ये जीरो है ना, ये वो हो जाता। हाँ, देश का स्थिति बहुत खराब हो गया था, देश का जीडीपी पूरा नीचे चला गया था। तो उस समय कौन थे, मनमोहन सिंह, कौन थे, मनमोहन सिंह, नो डाउट। मनमोहन सिंह आते हैं और बोलते हैं भैया देश को आगे निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन द इकोनॉमी, एलपीजी लागू करो, ये एलपीजी लागू करते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरल मतलब ओपन द डोर, ओपन द इंडियन डोरवे फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर, विदेशी लोगों को बुलाओ अपने देश में, इन्वेस्ट कराओ वो लोग से, हमारे पास पैसा नहीं है ना, उन लोग पास तो पैसा है ना, उन लोग पास ढेर पैसा है, तो बुलाओ लोग को मार्केट में, बोलो ये मार्केट दे रहे, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करेंगे तो हमको टैक्स देंगे, पैसा आएगा, इंप्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा, डेवलपमेंट भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा, बहुत फायदा। फिर बोला प्राइवेटाइजेशन, बोला कि भाई जो खर्चीला व्यवस्था है, जो खर्चीला चीज है, जो सरकार संभाल रहा था, बट अब सरकार देख रहा है कि उसमें नुकसान ज्यादा है, कुछ ऐसा बिजनेस होता है जिसमें नुकसान ज्यादा होता है, बहुत ही नुकसान होता है जिसका कोई भरपाई नहीं कर सकता है। सरकार बोला ना, ओकरा तुम क्या करो ना, प्राइवेट हाथ में दे दो,
सरकार के अंदर में नहीं रहेगा, एक प्राइवेट व्यक्ति को बोल दो, लेगा खरीदेगा हमसे ये वाला डिपार्टमेंट, ले ले, इतना रुपया दे तू ले ले। तो सरकार बोला ये भैया एयर इंडिया में बड़ा झमेला है, एयर इंडिया संभालना अपने आप में कर्जा से डूबा था सरकार, तो बोला एयर इंडिया बेच देंगे। एयर इंडिया बाद में टाटा ले लिया, खरीद लिया सरकार से, अब टाटा ऑपरेट करता है, टाटा चला रहा है अपना। बट एयर इंडिया जब भारत रखा था तो भारत सरकार के अंदर में जो कुछ भी होता है तो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी को तो इंसान तुम जानते हो कैसे इस्तेमाल करता है, अपना बाप का समझता ही तो हमरे है। ट्रेन में जाता है तो ये पंखा उनका सब हमरे, पंखा खोलो के लेके आ जाता है। अरे उतना छोड़ो, बाथरूम का जो साबुन होता है जो दिया जाता है वो गायब कर देता है। एसी में अगर कोई चल गया गलती से तो पिल्लो उल्लो तकिया हो गया चादर उधर मार वो घुसा लेता है। कहा है हमर संपत्ति है, क्योंकि लिखा रेल, रेल आपकी निजी नहीं है, सब क्या लिखा था, रेल जो है सबका संपत्ति है, रेल आपका संपत्ति है। तो लोग बड़ा मान लेता है, अपना अपना है ना, लेकिन चल आपका मतलब का साबका, रे भैया आपका मतलब, अब तुम तुलना पर लगा हुआ एयर इंडिया में यह हालत था। तो जो चीज सरकार के पास होता है सरकार आपसे ज्यादा पैसा नहीं ले सकती, क्योंकि सरकार एक गार्जियन की तरह है, वो हमेशा आपको कम में चीजों में जो है देनी चाहती है। सरकार हमेशा चाहती है कि जनता को प्रॉब्लम ना हो, जनता को ऐसा ना लगे कि वो नहीं कर पा रहे। तो एयर इंडिया को भी पहले सरकार क्या करता था, कम में सभी को घुमाता था, तो सरकार का स्थिति खराब हो गया। स्थिति खराब कैसे हुआ, खर्चा लगता था एयर इंडिया को 1 करोड़ रुपया, तो सरकार के पास पैसा कितना आता था, 50 लाख 70 लाख, तो 40 लाख तो हम घर से दे रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो सरकार बाद में जब बैंकरप्ट हो गया, इधर बैंकरप्सी हो गया, तो मनमोहन जी बोले ना एक काम कीजिए प्राइवेटाइज कर दीजिए, हमारा से हम लोग से सब संभलने वाला बात नहीं है, गवर्नमेंट का ही सब सारा चीज दे दीजिए प्राइवेट के हाथ में, वो लोग देखेगा। ऐसे भी एयर और फ्लाइट से कितने लोग हमारे देश में घूमता है, तो हमारा 5% ना पॉपुलेशन घूमता है, और जो 5% है उसके पास बेहिसाब पैसा है। अगर वो 5,000 रुपया अभी दे सकता है तो कल 7,000 रुपया नहीं दे सकता, दे सकता है, उससे हमारा हमारा वोट वोट नहीं खराब होगा। समझ रहे हैं, दे दिए टाटा, आप टाटा लेता 8,000 रुपया 10,000 रुपया इंसान देता है जाने वाला। अरे नॉर्मल इंसान, तब जनता को प्रॉब्लम होता है जब जनता जिससे ज्यादा सफर करता है उसका दाम बढ़ता है और वो प्राइवेट होता है। तो अभी बीच में दंगा हो रहा था हमारे देश में कि रेल को प्राइवेट कर रहा है, तो ना, क्योंकि रेल में 95% देश की आजादी, देश की जो 95% जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो रेल से सफर करती है। तो रेल केवल एक गाड़ी नहीं है, ये लाखों लोगों की एक आने जाने का साधन है, एक परिवार को दूसरे परिवार से जोड़ता है। यहाँ पे ज्यादातर लोग सफर करते हैं, और यहाँ पे जितने भी सफर करते हैं सब मिडिल क्लास लोअर क्लास से सफर करते हैं। तो इसका 5 रुपया भी दाम बढ़ेगा तो जनता को झटका लगेगा। इसलिए सरकार के पास अभी है तो अभी भी ठीक ठाक है। जिस दिन सरकार से ये रेलवे चला जाएगा किसी प्राइवेट के हाथों में, तब कोई खरीद लेगा, तब बस तो ये हाल होगा। समझ में, तो ये चीज जो है यहाँ पे होता है, इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है बोलता फ्री ट्रेड, वो लोगों को व्यापार करने के लिए यहाँ पे हमें 1 रुपया नहीं लेंगे। अरे ज्यादा हमारा मार्केट में विदेशी आएगा तो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, हम ओकरा बोल देंगे पहले कि इतना टैक्स लगेगा, ईयू ये दिस, बोला महाराज नहीं आएंगे, छोड़ दीजिए, दूसरा देश में चल जा रहे हैं यहाँ पे कम टैक्स। तो हमारा तो भी कैसे भी पैसा कमाना था, हम लोग का तो स्थिति बहुत खराब था, देश को बचाना था। तो हम लोग बोले ना भाई एक बार जब आ जाएगा सब तो टैक्स हम कहीं ले सकते हैं, अभी टैक्स फ्री कर दे, तो सारा दुनिया फ्री कर दिया तो सब सभी जा रहा है व्यापार करने, छोटा बड़ा देश सब जा रहा है, तो डेवलपमेंट हो रहा है, तो तू भी फ्री कर दे। तो अब तक इंडिया बंद करके रखा था, अब फ्री कर दिया, कोई लाइसेंस वाइसेंस नहीं, सब व्यापार करो। समझ में आ रहा है सब। इससे क्या हो गया, 15 दिन का पैसा था वो धीरे धीरे पुष्ट होने लगा, और हम बच गए आपातकालीन सिचुएशन से बाहर निकल। तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था मनमोहन सिंह, जो अब नहीं रहे। देश हमेशा उनको याद रखता उनकी इकोनॉमी के लिए, कि वो हमारे जीडीपी को, हमारे देश को बचाए थे फाइनेंशियल क्राइसिस से। समझ में आया ना, ये इमरजेंसी था। अब थोड़ा समझ लेते। अच्छा, मिलिट्री पावर पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे, देख लो। देश के राष्ट्रपति के पास कुछ मिलिट्री पावर भी होता है। अब देश के राष्ट्रपति के पास क्या मिलिट्री पावर होता है, ध्यान समझना। देश के राष्ट्रपति यानी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
एक्सरसाइज, सब मिलिट्री फंक्शन, कुछ मिलिट्री फंक्शन भी जो है इनको प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे क्या, ये जो होते हैं, देश का जो राष्ट्रपति होता है हमारा, वो कमांडर ऑफ कमांडर्स ऑफ ऑल द आर्म्ड फोर्सेस इन इंडिया, ऑल द आर्म्ड फोर्सेस इन इंडिया। हमारे देश के जितने भी जो आर्म्ड फोर्स है, जो हमारे सैनिक है, सभी सैनिकों का कमांडर ऑफ कमांडर होता है, उनके कमांडर का भी कमांडर होता है ना, कमांडर का भी कमांडर होता है। तो देश का राष्ट्रपति क्या होता है? कमांडर ऑफ कमांडर्स ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस। जितने भी आर्म्ड फोर्स है, सभी फोर्सेस का क्या होता है? कमांडर होता है। अब सभी आर्म्ड फोर्स में तुम्हारा तीन ही आता है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। तो ये हमारे देश में इंडियन आर्मी जो जमीन की रक्षा कर लेता है, इंडियन नेवी जो पानी से रक्षा कर लेता है, और जमीन से आओगे तो पिटाए, तुमको पीटेगा इंडियन आर्मी, पानी के रास्ते आओगे तो इंडियन नेवी से स्वागत किया जाएगा, मुलाकात होगा, और अगर आसमान से आओगे तो एयरफोर्स वहां पे खड़ा है। तो एक देश की तो ये तीन सबसे बड़ी शक्ति होती है, जो देश को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है बाहरी अटैक से। और इन्हीं लोगों को डिफेंस कहते हैं, जिसको आज भर्ती होता है अग्निवीर के माध्यम से, है ना। तो ये तमाम चीजें जो है, अब इंडियन आर्मी का क्या होता है? एक चीफ होता है, इंडियन नेवी का भी एक चीफ होता है, इंडियन एयरफोर्स का भी चीफ मार्शल होता है। तो ये तीनों जो बड़े जनरल हैं देश के, जो तीन अलग अलग डिफेंस को संभालते हैं, ये तीनों के चीफ को अपॉइंट करता है कौन? देश का राष्ट्रपति। यानी ऑल द चीफ ऑफ द थ्री फोर्सेस इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी देश के राष्ट्रपति ही इंडियन आर्मी के भी चीफ, इंडियन नेवी के भी चीफ और इंडियन एयरफोर्स के भी चीफ मार्शल को अपॉइंट करते हैं। समझ आया? तो ये चीज है। और एक लास्ट इसमें क्या है? मिलिट्री पावर में ये है कि अगर हमारा देश का किसी के साथ अगर लड़ाई हो गया, जंग हो गया, तो जंग करने का अलाउ कौन देगा? कि गोली चलाओ, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ऑफेंसिव एक्शन लो। ऑफेंसिव एक्शन लेने का जो डिसीजन होगा, वॉर करने का जो डिसीजन होगा, वो देश के राष्ट्रपति की तरफ से ही है। यानी द वॉर वाज डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट। नहीं, मिलिट्री जब कहीं पे किसी देश के ऊपर युद्ध करेगी, तो वो डिसीजन कौन देगा? देश का राष्ट्रपति। आगे क्या बता रहे हैं हम? आगे है मिलिट्री पावर हो गया डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक पावर। ये तो चलो मिलिट्री पावर समझ में है ना दो तो। अब समझते हैं देश के राष्ट्रपति का एक और सबसे इंपॉर्टेंट पावर होता है, इसको कहते हैं डिप्लोमेटिक पावर। अब जो देश का राष्ट्रपति होता है, उसके पास एक डिप्लोमेटिक पावर भी होता है। डिप्लोमेटिक पावर का मतलब होता है कूटनीतिक संबंधित शक्ति। अब डिप्लोमेटिक पावर का मतलब क्या होता है? हमारे देश का राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि हमारा एम्बेसडर, हाई कमिश्नर, कौन सा एम्बेसडर को कौन सा देश में भेजेंगे, कौन सा हाई कमीशन कौन सा देश में रहेगा, कौन एम्बेसडर बन के इस देश में जाएगा, भारत को रिप्रेजेंट करेगा, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? देश का राष्ट्रपति। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंड, सुनो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंड एंड रिसीव द एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर। देखो यहां पे दो बात बताए हैं, एक हम बोले सेंड और एक हम बोले हैं रिसीव। यानी हमारे देश से कौन जाएगा दूसरे देश में? एम्बेसडर कौन होता है? एम्बेसडर कौन होता है? एम्बेसडर होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री वर्क्स इन फॉरेन कंट्री। लाइक इंडिया का कोई एम्बेसडर चाइना में जाकर चाइना में रह रहा है, बट वो इंडियन एम्बेसडर है, वो वहां पे क्यों रह रहा है? भारत सरकार की बातों को चाइना के सरकार से बातचीत करने के लिए।
अब हमारा देश का प्रधानमंत्री इतना तो फ्री नहीं है कि रोज चाइना के पास जाए, कभी अमेरिका के पास जाए, कभी ब्रिटेन के पास जाए, कभी फ्रांस के पास जाए, लेकिन सभी के साथ व्यापार होता है। तो व्यापार सभी के साथ होता है और सभी के साथ अच्छा रिलेशन रखना है तो वहां पे अपना इंसान रखना पड़ेगा जो बार बार नहीं जाना पड़ेगा। अब डायरेक्ट उसको अपना मैसेज बता दोगे, वो डायरेक्ट उस सरकार से क्या कर लेगा, कन्वर्सेशन कर लेगा। तो हर सरकार, हर देश क्या करता है, अपना अपना एम्बेसडर हर देश में क्या करता है, भेजता है। तो कौन एम्बेसडर बनके चाइना में जाएगा, कौन ब्रिटेन में जाएगा, कौन अमेरिका में जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, देश का राष्ट्रपति। तो ये तो सेंड बोले। अच्छा, रिसीव, बाहर से कौन सा देश का एम्बेसडर हमारे देश में आ रहा है तो उनको रिसीव करने का जिम्मेवारी, वो कहां पे रहेंगे, कहां पे खाएंगे, कौन सा होटल में रुकेंगे, कहां कहां प्रोग्राम है, उनका सारा सिक्योरिटी, जब तक वो आपके धरती यानी भारत में जब तक कोई विदेश का एम्बेसडर आया और जब तक भारत में रहेगा, सारा सुरक्षा का जिम्मेवारी, खाना पीना से लेके सब कुछ किसके हाथों में होता है, इसके राष्ट्रपति के। जैसे हमारा अभी विदेश मंत्री आया था अमेरिका का, है ना, विदेश मंत्री आया था अपने पत्नी के साथ। तो एक तो हमारे लिए बहुत बड़ा, वो तो मंत्री हो गया चलो, या दुनिया के कोई भी एम्बेसडर हमारे देश में आते हैं फॉरेन, तो उसका सारा जिम्मेवारी किसके पास होता है, इसके राष्ट्रपति के पास। हमारा कौन जाएगा, अब बाहर से कौन आ रहा है, सबका ख्याल रखना किसका काम है, देश के राष्ट्रपति को। और ये लोग जो एम्बेसडर बन के गए हैं, ये यहां के सरकार से जो कुछ भी बात होगा वो फटाक देना किसको बताएंगे, देश के राष्ट्रपति को। यानी फटाक देना जो है देश के राष्ट्रपति से जुड़े रहते हैं। एम्बेसडर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वहां पे कुछ हुआ चाइना में, जो हमारे इंडियन एम्बेसडर है वो फटाक देना मैसेज किसको देगा, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट फटाक देना मैसेज किसको देगा, प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर फटाक देना फिर मैसेज देगा किसको, प्रेसिडेंट को, बोले ये कर देने के लिए। तो ये तमाम कामें ऐसी होती है। और लास्ट, एग्रीमेंट करना किसी के साथ, या कोई ट्रीटी या कोई समझौता करना, उस समझौता पे साइन किसके नाम पे होता है, ऑल द एग्रीमेंट एंड ट्रीटी, ऑल द एग्रीमेंट एंड ट्रीटी ऑकर्ड बिटवीन टू कंट्री ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। यानी एक देश के राष्ट्रपति के नाम पे ही, हमारे देश में हमारे देश के राष्ट्रपति के नाम पे ही सारा इंटरनेशनल एग्रीमेंट, सारा इंटरनेशनल ट्रीटी और सारा इंटरनेशनल जो कुछ भी होती है वो सब देश के राष्ट्रपति के नाम पे होता है। देश का राष्ट्रपति जब हमारा किसी दूसरे देश में जाता है तो अकेले नहीं जाता है। हमारा देश का राष्ट्रपति किसी दूसरे देश में अगर किसी दौरा पे गया है, यानी पूरा का पूरा ही रिप्रेजेंट्स द होल इंडिया, ही इज द सिंगल पर्सन हु रिप्रेजेंट्स द होल कंट्री, पूरे देश, क्योंकि पूरे देश का राष्ट्रपति है। तो जब आप किसी भी देश में जाओगे तो आपको कहलाया जाएगा भारत का राष्ट्रपति, भारत से आया, यानी भारत के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके का ये काम होता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस में एम्बेसडर और हाई कमीशन को रिसीव करना, भेजना, और साथ ही साथ एग्रीमेंट, ट्रीटी दूसरा देशों के साथ, ये सब कुछ किसके नाम पे होता है, देश के राष्ट्रपति। और देश का राष्ट्रपति खुद ही एक देश का क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। दूसरे देशों में जब देश का राष्ट्रपति हमारे जाते हैं तो रिप्रेजेंट करते देश को। इसीलिए कहा जाता है प्रेसिडेंट इज द सिंबल ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट जो होता है एक देश का क्या होता है, सिंबल होता है। जब वो कहीं जाता है तो सिंबल होता है। हमारे देश में जब देश का राष्ट्रपति कहीं पे चले जाते हैं तो जो राष्ट्रपति भवन होता है, और राष्ट्रपति भवन के ऊपर जो हमारा फ्लैग लगा रह रहा है, इंडियन फ्लैग, उसको झुका दिया जाता है। ये देखने से तुम समझ जाओगी कि हमारे देश का राष्ट्रपति अभी देश में नहीं है, और अगर वो देश में है तो ये झंडा एकदम क्या रहेगा, लहराता रहेगा। इससे समझ में आ जाता है कि हमारा देश का राष्ट्रपति देश में ही है कि बाहर है। अगर देश में है तो झंडा एकदम जैसा है वैसा रहता है, और वो देश से बाहर जाते हैं तो झंडा जो है नीचे कर दिया जाता है। इससे समझ में आता है कि अभी हमारे देश का, हमारे जो हेड है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो राष्ट्रपति है, रियल हेड प्राइम मिनिस्टर अलग बात है, सरकार का हेड प्राइम मिनिस्टर अलग बात है, पर देश का हेड प्रेसिडेंट है।
राष्ट्रपति, राष्ट्र मतलब स्टेट, पति मतलब हेड, हेड ऑफ स्टेट, है ना। तो ये पूरा का पूरा जो है ये होता है। और इनके बारे में तो बताइए, इनको क्या क्या मिलता है, क्या क्या फैसिलिटी मिलता है हमारे देश के राष्ट्रपति को। देश के राष्ट्रपति को मान सम्मान प्रेस्टीज बहुत मिलता है, पर देश के राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। कौन देश का प्रधानमंत्री होगा, कौन देश का राष्ट्रपति होगा, ये डिपेंड करता है देश के प्रधानमंत्री और जो पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में है सेंटर में, वो डिसाइड करता है कि देश का राष्ट्रपति कौन होगा। तो इसलिए क्या होता है, पोस्ट में राष्ट्रपति बड़े होते हैं, लेकिन जब बात आता है देश का, जब बात आता है सरकार का, तो सरकार सबसे हेड होता है। सरकार ही तो सब कुछ कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है हम लोग का देश के राष्ट्रपति से जुड़े हुए जितनी भी चीजें, इमरजेंसी पावर कई दफा क्वेश्चन पूछ दी जाती है, तो आशा करते हैं कि अब समझ में आ जाएगा तुम लोग को इमरजेंसी पावर, इवन देश के राष्ट्रपति के पास मिलिट्री पावर होता है, इवन उनके पास डिप्लोमेटिक पावर भी होता है। ये पूरा का पूरा जो है पॉलिटिकल साइंस का 20 मार्क्स का क्वेश्चन करवा दिए। अब स्टार्ट कर दे आज की, फिर नेक्स्ट क्लास पढ़ा देंगे। बोलो, हम अगर पढ़ाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास पढ़ा देंगे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सो आज यहां तक ही रखो, नेक्स्ट क्लास जो है हम सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट करेंगे 20 मार्क्स, ठीक है। थैंक यू।